हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय PCM क्लासेस में स्टूडेंट। आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th की साइंस का लेक्चर नंबर चल रहा है 13 और लेक्चर नंबर 30 यानी अध्याय नंबर 9 चल रहा है, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम पहला अध्याय लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया था इसके पिछले वाले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 12 में हमने पढ़ लिया था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में चाल क्या होती है। आज इसमें हम देखने वाले हैं प्रकाश की घटना का अध्ययन करने वाले हैं, इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 5 अंक में ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, तभी आपको टॉपिक के लिए तरीका समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी इसकी मत कीजिए, अन्यथा आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, यानी कि जो टॉपिक है वो क्लियर तरीका समझ में आएगा नहीं। और स्टूडेंट, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा तो जाकर के उन वीडियो को देख लें, ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है क्लियर तरीका समझ में आए। और मैंने जो केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर करवा दिया है उसको भी जाकर देख लीजिए, आपका वो भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे, पूरा जानेंगे, जितना कुछ होता है सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है नहीं, बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे, तभी फिजिक्स क्या होगी हमारे समझ में आएगी। गारंटी साथ कहता हूँ, फिजिक्स आपको बोरिंग नहीं लगेगी, फिजिक्स आपको अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि अगर आप क्लास निरंतर करते हो तो। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और स्टूडेंट, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और बैक क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन की बात करते हैं। मैंने पहले बता दिया था प्रकाश की घटना होती है परावर्तन। परावर्तन यानी कि टकरा कर लौट जाना। ठीक है नहीं, तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रकाश का परावर्तन की बात करेंगे। तो प्रकाश हेड लगा लेंगे, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन परावर्तन इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में देखेंगे। ठीक है, समझिए प्रकाश का परावर्तन, यानी कि पहले हमने बता दिया था, जब इसके गुण पढ़ रहे थे उसमें मैंने बता दिया था कि जब प्रकाश, जैसे प्रकाश जो होता है, हमें प्रकाश हमें दिखाई तो देता नहीं है, अदृश्य होता है। प्रकाश किसी वस्तु पड़ता है तो उससे वस्तु दिखाई देती है। वो वस्तु में कैसे दिखाई देती है कि जब प्रकाश जाकर के उसे पड़ा, वहाँ से प्रकाश जो आया वो हमारे नेत्रों पे आया, तो इससे हमें वस्तु दिखाई दी। ठीक है नहीं, तो ये प्रकाश का परावर्तन हुआ। जैसे ही उस वस्तु पड़ा, उस वस्तु से हमारी नेत्रों पर पड़ा, तब हमें वस्तु दिखाई दी, तो ये क्या हो गया, परावर्तन। प्रकाश वहाँ पर टकरा के लौट के आया, तो इसे कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं इसको हम, परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिश तल से टकराता है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा होती है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा, अपने भाषाओं में लिखवाऊंगा। ठीक है, तो समझिए, जैसे मान लो कोई प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आया और आकर किसी वस्तु पर पड़ा आकर के, तो प्रकाश जब वस्तु पर पड़ेगा वहाँ से टकराएगा, फिर आकर के हमारे नेत्रों पर पड़ेगा, तब हमें क्या होगी, वो वस्तु दिखाई देगी। अगर प्रकाश डायरेक्ट हमारी आँखों में पड़ती तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। आप खुद देख सकते हैं, जब सूर्य का प्रकाश हमारी आँखों में पड़ता है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और वही सूर्य का प्रकाश अगर किसी वस्तु पड़े तो वस्तु में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश वहाँ पर पड़ा, वहाँ से उठ करके हमारे नेत्रों में पड़ा, तब हमें वस्तु दिखाई दी। क्लियर? तो इसी प्रकार से ये घटना क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब प्रकाश किसी पॉलिश या चिकने तल से टकराता है, तो टकराने के बाद वहाँ से उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चलिए मैं इसकी परिभाषा को यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको क्लियर तरीका से आपको समझ में आ जाएगा, और आप कॉपी पे नोट करते चलना, नोट्स अच्छे बनाना। ठीक है, तो चलते हैं, मैं इसकी परिभाषा यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा समझ सकते हैं क्या है, जब प्रकाश किसी पॉलिश या चिकने तल पर टकराता है, यानी कि आकर के टकराया। ठीक है नहीं, जब प्रकाश यहाँ से चला और जाकर किसी पॉलिश तल पर टकराया, तो क्या हुआ, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस जहाँ से जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है नहीं, वापस लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको हम, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा तो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, क्लियर तरीका समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, जो मैंने लिखवाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको चित्र से समझ लेते हैं, चित्र से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले तो समझिए, मैं यहाँ पर एक परावर्तक तल लेता हूँ। ये मान लीजिए दर्पण ले लिया मैंने, इस प्रकार से समझ सकते हैं क्या लिया है मैंने भाई, ये दर्पण लिया है, ये दर्पण है। दर्पण अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये M1 M2 एक दर्पण मैंने यहाँ पर मान लिया है। इसके ये क्या है, ध्रुव है। इस प्रकार से ये दर्पण है आपका यहाँ पर। अब इस दर्पण पर मान लीजिए यहाँ से सूर्य का प्रकाश से या टॉर्च से कहीं से भी इसको प्रकाश डाला जा रहा है, तो समझ लीजिए इस पर प्रकाश हमने डाला, इस प्रकार से हमने इस पर प्रकाश डाला। ठीक है नहीं, टेढ़ा लाइन हो गया भैया,
सीधा बनाइए बिल्कुल इस प्रकार से, ठीक है। अब तो ठीक लग रहा है कुछ। इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश पे डालेंगे तो यहाँ से प्रकाश आया इस प्रकार से। अब क्या हुआ, यहाँ पर टकराया और यहाँ पर टकरा कर क्या हुआ भैया, यहाँ से टकरा के लौट गया उसी माध्यम, जैसे आया उसी माध्यम में लौट गया। इस माध्यम में आ रहा है यानी वायु माध्यम में आ रहा है, और आकर के उसी माध्यम में लौट जाए तो यहाँ से टकराता है, तो यहाँ पर एक अभिलंब बना देंगे इस प्रकार से अभिलंब बनाएंगे। अब यहाँ से इस प्रकार से प्रकाश क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, ऐसे इस प्रकार से लौट जाएगा। तो इसको कहा जाएगा प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिए, ये वाली जो किरण है इसको हम ए बी किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ए बी। इसको नाम देंगे ए और बी। यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको हम बी पॉइंट नाम दिया है, और यहाँ पर इसको देंगे सी। ये ए बी किरण है, ये बी सी किरण है। भैया ये क्या है फिर, ये भैया क्या है फिर, इसमें डॉट डॉट लाइन, तो ये क्या है तुम्हारा एन और एन डैश है, एन एन डैश। ये क्या होता है, इसका क्या नाम होता है भाई, इनका कुछ ना कुछ नाम होगा ना होगा। जब ये दर्पण है तो ये क्या है, आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है। कैसे कहेंगे, नहीं, इसका अलग नाम होता है, इसका अलग नाम होता है, और इसका अलग नाम होता है, और यहाँ पर जो बनने वाला कोण होते हैं उनका भी अलग नाम होता है। तो समझिए, ये आने वाली जो किरण होती है इसको हम कहाँ कहते हैं, ए बी किरण को कहते हैं आपतित किरण। तो इसे कहते हैं हम आपतित किरण, इसे कहते हैं आपतित किरण, ठीक है नहीं। और यहाँ से जो लौट के जाती है इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है नहीं। आपतित किरण तथा परावर्तित, यहाँ से आई यहाँ से टकरा के लौट गई, इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब, यानी लंब से जो खड़ा है उसे अभिलंब कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ जिस बिंदु से ये टकरा करके लौटी है इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है, इसे आपतन बिंदु कहा जाता है। और एक बात ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनता है ये वाला कोण, तो इसे आई से दिखाते हैं, आई से, और ये होता है आपतन कोण, आपतन कोण होता है, ठीक है। इसे इंसिडेंस एंगल कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है नहीं। और देखिए, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है ये वाला, ये क्या होता है, आर से दिखाते हैं, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण मतलब परावर्तन कोण। क्लियर स्टूडेंट, तो इसके ये नाम होते हैं, इतना आपको ध्यान में देना है। आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जहाँ से जाती है भैया टकरा के उसे आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर हम एक लंब सा खींच देते हैं तो उसे कहते हैं अभिलंब, ठीक है नहीं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। क्लियर, तो ये इस प्रकार से आपतन तथा परावर्तन कोण हो गए तुम्हारे यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और आपको यहाँ पर एक तरह से लिख देता हूँ। आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसे मैं बोर्ड में बताऊंगा इसी प्रकार से लिखना है। जैसे मान लो आपका ए बी किरण की हम बात कर रहे हैं, तो ए बी किरण को क्या कहते हैं भैया, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। आपको वो लिखा है चित्र, उसके नीचे लिखना है ऐसे, ठीक है नहीं। क्या करके लिखना है, जहाँ करके लिखना है, जहाँ, इस प्रकार से, ठीक है नहीं, जहाँ करके आपको लिखना है। ए बी क्या है, आपतित किरण है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहा जाता है। इसके बाद अगर हम BC की बात करेंगे, BC, तो BC क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसे इंग्लिश में कहा जाता है BC को इंसिडेंट रे हो गया। परावर्तित किरण को कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं एन डैश क्या होता है, अभिलंब होता है, अभिलंब, और अभिलंब को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है नहीं। अभिलंब को क्या कहते हैं, नॉर्मल कहा जाता है। और यहाँ पर भैया जो बी बिंदु है आपका, उसे आपतन बिंदु कहा जाता है, बी को कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु को कहते हैं हम क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट क्या कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। क्लियर, बी को कहा जाता है। और BC हो गया, इसे वो नॉर्मल हो गया, अविलंब हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। और आई यहाँ पर क्या है तुम्हारा, आपतन कोण है, आपतन कोण, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ, क्या कहते हैं भैया, इंसिडेंस,
इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और जो आर होता है इसे कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को कहते हैं रिफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इस प्रकार से इंग्लिश में इनको बोला जाता है, ठीक है। ए बी आपतित किरण को कहा जाता है, बी सी परावर्तित किरण को कहते हैं, एन एन डैश अविलंब होता है, बी आपतन बिंदु जहाँ से किरण लौटी है, ठीक है नी। कौन यहाँ पर दिया आई, आपतन कोण, आर परावर्तन कोण, क्लियर। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बता दिया, यानी कि प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और ये कुछ इस प्रकार से होते हैं जो इसको हम दिखाते हैं, क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब ये परावर्तन हुआ है भाई, तो इसका कुछ ना कुछ नियम होगा ना, ये किस प्रकार से हुआ है, क्या क्या ये नियम फॉलो करता है, तब परावर्तन कहेंगे। ऐसा तो प्रकाश चारों तरफ चला जाएगा वो भी परावर्तन होगा क्या, नहीं भाई। हमें यहाँ पर देखना है कि परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उनको भी यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके नियमों की बात करते हैं, इतना आप नोट कीजिए और फिर मैं इसको रफ कर दूंगा, उसके बाद हम इसके नियमों के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं इसके, अब नियमों की बात करते हैं। परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इसके दो नियम होते हैं। सिंपली समझिए, मैंने बताया था कि परावर्तन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार से ये पॉलिश तल है, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से ये दर्पण है आपका M1 और ये है आपका M2। इस प्रकार से आई और आकर के इस पॉइंट से टकराई और इस प्रकार से चली गई, ठीक है नहीं। यहाँ से ऐसे आई, इस प्रकार से चली गई, यानी कि इस पॉइंट पर आकर के टकराई। इसका मतलब इस पर एक अविलंब बना लेंगे इस प्रकार से, ऐसे करके। इसे हम कहते हैं N डैश, और ये किरण A और ये B और यहाँ से C। ये वाला एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है इसे I कहते हैं, इस वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं, ठीक है नहीं। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण। तो समझिए इसके दो नियम हैं। पहला नियम की अगर हम बात करेंगे, प्रथम नियम क्या कहता है, समझिए। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तीनों एक ही तल का मतलब समझते हो ना, तल का मतलब होता है, समझिए इस प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर तल का मतलब होता है इस प्रकार से, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये किताब है आपकी, तो ये एक तल हो गया इस प्रकार से। अगर मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड भी का एक तल है, तो सारी की सारी किरणें जैसे मान लीजिए ऐसे आई हैं तो ऐसे जानी चाहिए, इसी तल में जानी चाहिए, तल बनना चाहिए वहाँ पर एक। ऐसा नहीं है ये किरण यूँ आई और यूँ निकल जाए आपकी तरफ, तो ये तल नहीं माना जाएगा, ठीक है नहीं, इस तल में नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसी तल में आई और इसी तल में नौकर चली जाए, तो तल एक बनना चाहिए इस प्रकार से, तो वो तल होता है, क्लियर। तो आने वाली किरण मतलब जो है आपकी उसे कहते हैं, तो ये आने वाली किरण आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम होता है। तो लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि आपतित किरण आपतित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं, एक तल में होती हैं। ये पहला नियम होता है, इसका ध्यान रखना है। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरा इसका क्या है, ये वाला जो कोण तुम्हें दिखाई, ये कोण बराबर होंगे सदैव। तो यहाँ लिखेंगे कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि आई जो होगा बराबर होगा आर के, इस प्रकार से, क्लियर स्टूडेंट। तो ये इसके क्या होते हैं, दो नियम होते हैं जो आपको समझ में आ चुके होंगे। इन्हीं दो नियम के कारण ही परावर्तन होता है, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर तरीका से आपको दिखाई भी दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब तक बराबर नहीं होंगे तो परावर्तन नहीं हुआ है, ठीक है नहीं। और आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक तल में होती हैं, यानी कि अगर तल में नहीं है तो भी परावर्तन नहीं हुआ। इनमें से अगर कोई एक नियम फॉलो होता है तो इसका मतलब ये है कि ये नियम फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो परावर्तन हो रहा है, क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे बात क्या करते हैं, बात करेंगे
परावर्तन के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो इसको रफ कर देते हैं और इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर दूंगा। परावर्तन के प्रकार की बात करते हैं। परावर्तन कितने प्रकार का होता है उसकी बात करते हैं। तो सिंपली परावर्तन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का। पहले की अगर बात करेंगे तो एक होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि इसे हम कहते हैं विस्तृत परावर्तन या अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इसी को कहा जाता है विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन, ठीक है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है इसे कहते हैं नियमित परावर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे कहा जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यानी कि अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन इसी को कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार का परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो समझिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। अब देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन यानी कि ऐसा परावर्तन जो चिकने तल से होता है। किससे हो? चिकने तल से हो, तथा परावर्तित किरण, जितनी परावर्तित किरण होती हैं सभी समान कोण पर होती हैं। ठीक है नहीं? तो ऐसा परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो नियमित परावर्तन क्या होता है कि ऐसा परावर्तन जो चिकने तल से होता है, जिसमें किरणें एक निश्चित कोण पर परावर्तित होती हैं। ठीक है नहीं? तो नियमित परावर्तन क्या है? ऐसा परावर्तन, लिखेंगे ऐसा परावर्तन जो चिकने तल से होता है, चिकने तल से होता है, और प्रकाश किरणें एक निश्चित कोण पर होती हैं। ठीक है नहीं? निश्चित कोण पर होती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को, तो इस प्रकार के परावर्तन को रेगुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रिफ्लेक्शन, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं नियमित परावर्तन कहते हैं। अच्छा, इसमें एक नोट पॉइंट डालने की बात है। इसमें क्या होता है? इसमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है नहीं? इसमें जो वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है नियमित परावर्तन में। ठीक है? नियमित परावर्तन क्या है कि ऐसा परावर्तन जो चिकने तल से होता है और प्रकाश किरणें एक निश्चित कोण पर होती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, नियमित परावर्तन कहा जाता है। नोट पॉइंट में मैंने जो लिखवाया है, इसमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ध्यान रखना है। जो भी हम परावर्तन पढ़ रहे थे दर्पण से, वो नियमित परावर्तन होता है। चलिए इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, चलिए देख लेता हूँ नीचे जगह है कि नहीं, इसको हम चित्र बना सकते हैं कि नहीं। चलिए इस चित्र को हम इधर की साइड समझते हैं। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर, जैसे आप एक ये पॉलिश तल है, इस प्रकार से क्या है आपका पॉलिश तल, इसको हम दर्पण कह सकते हैं। दर्पण ही है इस तल को, मान लीजिए जो दर्पण से होता है वो नियमित ही होता है। अब ये जो हमने देखा था वही होगा चित्र इसमें। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से इस प्रकार से प्रकाश किरण एक, और ये इस प्रकार से चली गई, एक और प्रकाश किरण इस प्रकार से, मान लीजिए ऐसे करके, और इस प्रकार से ऐसे चली गई, और प्रकाश किरण यहाँ से आ रही हैं इस प्रकार से, वो आई और इस प्रकार से चली गई, और भी प्रकाश किरण इस प्रकार से आई, वो यहाँ से आकर इस प्रकार चली गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी की सभी किरणें जो हैं इस प्रकार से आई हैं, एक ही डायरेक्शन से आई हैं, समांतर हैं, और यहाँ से भी समांतर जा रही हैं। इनका मतलब ये है कि एक निश्चित कोण से निकलती हैं। ये वाली कोण इस प्रकार से, ये भी यानी एक ही कोण होगा, परंतु इतनी सारी किरणें आई हैं, इनका अविलंब भी होगा, ऐसी बात नहीं। तो ये परावर्तन कौन सा होगा तुम्हारा? नियमित परावर्तन कहलाएगा। और नियमित परावर्तन चिकने तल से होता है,
ठीक है ना, यहाँ पॉलिश होती है वहाँ से होता है। ठीक है, ये बोर्ड क्या है, ये यहाँ से अगर होगा तो नियमित परावर्तन होगा। क्लियर, और इसमें प्रतिबिंब भी स्पष्ट दिखाई देता है। क्लियर। चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, अनियमित परावर्तन की बात करते हैं। अनियमित परावर्तन क्या होता है, विस्तृत परावर्तन, यानी कि सभी डायरेक्शन में होता है। तो ऐसा परावर्तन जो चिकने तल से ना हो, खुरदरे तल से होता है। इसमें जो प्रकाश किरण जो होती है एक निश्चित कोण पर नहीं होती, इसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं बनता है। ये नोट पॉइंट होते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, तो ऐसा परावर्तन जो खुरदरे तल से होता है, खुरदरे तल से होता है, खुरदरे तल से होता है, जिसमें प्रकाश किरणें निश्चित कोण पर नहीं होती, निश्चित कोण पर नहीं होती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहा जाता है। अनियमित परावर्तन कहा जाता, ठीक है, अनियमित परावर्तन कहा जाता है। अगर हम इसके चित्र की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार चित्र बनता है, आप समझिए। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर बनाएंगे चित्र को, तो जैसे समझिए यहाँ से प्रकाश किरण आई तो इस प्रकार से चली जाएगी। अगर यहाँ से प्रकाश किरण आई यहाँ पर टकराएगी तो इस प्रकार से जाएगी। यहाँ से प्रकाश किरण आई तो इस प्रकार से जाएगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी प्रकाश किरणें जो हैं, इसका अविलंब ये वाला होगा, ठीक है नहीं, उसका अविलंब ये वाला होगा और इसका अविलंब ये वाला होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ से प्रकाश किरण आ रही हैं, ये इस प्रकार से जा रही है, ये इस प्रकार से जा रही है, यहाँ से आ रही है, तो ठीक है नहीं। तो यहाँ टेढ़ी मेढ़ी है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे ये वाली प्रकाश किरण आई, ये वाली, और इस प्रकार टकराई तो यहाँ पर इस प्रकार से जाएगी, तो इसका अविलंब ये हो गया। तो यानी कि इसके जो कोण है वो अलग हैं। देखिए इसका कोण अलग है, इसका कोण अलग है, ये वाला। तो यहाँ पर किरणें जो हैं इधर उधर फैल रही हैं। तो हम कह सकते हैं दीवार होती है, दीवार पर प्रकाश पड़ता है तो वो खुरदरा होता है, तो वहाँ से प्रकाश क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है, और इसमें जो प्रतिबिंब जो होता है वो स्पष्ट नहीं बनता। नोट पॉइंट डालेंगे, नोट पॉइंट में आप डालना है, इसमें प्रतिबिंब वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है, नहीं देती है। क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा। नियमित और अनियमित परावर्तन में क्या अंतर होता है वो मैं समझा दिया। जो खुरदरे तल से हो वो अनियमित, जो चिकने तल से हो वो नियमित होता है। क्लियर स्टूडेंट। तो अनियमित परावर्तन आपको समझ में आया और नियमित समझ में आया। तो परावर्तन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, परावर्तन क्या होता है, ठीक है नहीं, परावर्तन किन किन नियमों से होता है, कितने नियम होते हैं, ठीक है, और हमने देख लिया परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं, यानी कि परावर्तन के उदाहरण क्या होते हैं। परावर्तन के उदाहरण, परावर्तन के उदाहरण तो आपने अभी आज तक नहीं पढ़े होंगे, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ परावर्तन के उदाहरण क्या हो रहे हैं, ठीक है नहीं। सबसे पहला होता है, सबसे पहला है वस्तु का दिखना, वस्तु का दिखना, ये एक उदाहरण है। दूसरा बात हम करते हैं, दूसरा बात क्या होता है, दूसरा होता है दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। पहला वस्तु का दिखाई देना, दूसरा क्या हुआ दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तीसरा होता है स्टूडेंट इसका सजावटी प्रकाश में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, सजावटी प्रकाश में, ठीक है नहीं, जो सजावट के लिए प्रयोग करते हैं, जो घरों में मकान में लाइट लगाते हैं तो वो भी सजावट के लिए होता है, तो सजावटी प्रकाश में भी इसका हम कर सकते हैं। चौथा क्या होता है, दर्पण में, दर्पण जो होता है वो दर्पण में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दर्पण में भी क्या होता है, परावर्तन ही तो होता है, तभी तो हमें वस्तु दिखाई देती है। कोई आता है उसका प्रतिबिंब पिछला प्रतिबिंब देखने के लिए किसी को देखते हैं तो दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये तो परावर्तन के उदाहरण हैं। आगे बात करेंगे पांचवा जो है चमकदार सतह,
सतह में। इनमें भी परावर्तन हो सकता है, इसमें भी परावर्तन होता 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 है। क्षमा अगर हम बात करेंगे, तो क्षमा क्या होता है? चमकदार सतह में, और क्षमा होता है इंद्रधनुष। अच्छा, आपने देखा होगा इंद्रधनुष को, तो देखा होगा ना, इंद्रधनुष क्यों बनता है? इसी कारण बनता है, परावर्तन के कारण। ऐसा नहीं कि परावर्तन क्रिया होती है, उसमें और भी होता है, अपवर्तन भी होता है, तो परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। इनको एक बार देख लेना है, अगर कोई भी उदाहरण आपका आता है तो आप वहाँ पर बता सको। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन क्या होता है, किस तरीके से आप समझ में आ चुका होगा। पूरा परावर्तन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको क्लियर तरीका समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।